यस 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 या। सो आपके स्कूल में सॉरी ओके, गुड इवनिंग सब लोगों को फिर एक बार। तो मैं ये पूछ रहा था कि आपके स्कूल में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर हुआ है क्या? यस सर। सबको हुआ है ना, सबको हुआ होगा ना? Yes, sir. ओके। तो Yes, sir. फ्रॉम द Yes, नीड, sir. यस, हेलो, या, तो मैं क्या बोल रहा था कि फ्रॉम द नीड पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। वैसे तो चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन इसमें बहुत ही माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग को ये चैप्टर बहुत ही केयरफुली करना है, ठीक है, बहुत ही केयरफुली करना है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेस चैप्टर। 1 मिनट है बेटा, 1 मिनट, थोड़ा सा इधर। Yes, yes. So this is very important chapter from the need point of view. Okay. So can you hear me? Can you see me? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. Yeah. So you're going to start. So you're going to start this chapter. This is the This cell is the cycle and cell cycle and cell division. किसका माइक ऑन है क्या? है क्या? हेलो, Hello? हेलो। यस सर। हाँ, माइक ऑफ Yes, रखो sir. क्योंकि ये प्रॉब्लम हो जा रही है इको का। ठीक है, जब बोलना है तो ही स्टार्ट करो। Yeah, so this is the cell cycle and cell division, right? Yeah. So first is, what is cell cycle and cell division? So we know that in all living organism, growth and reproduction are fundamental properties. So cell is the basic unit of life. तो जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है या फिर रिप्रोडक्शन होता है, तो दोनों टाइम सेल का डिवीजन हो जाता है एंड सेल के नंबर बढ़ जाते हैं। तो ग्रोथ जो है, इंटरनल ग्रोथ, जो हम लोग बोलते हैं कि इंटरनल ग्रोथ इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो इंटरनल ग्रोथ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसके लिए सेल का नंबर इंक्रीज होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और रिप्रोडक्शन में भी अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेम है, मतलब जब भी ग्रोथ होगा तब भी सेल डिवीजन होगा और सेल का नंबर बढ़ेगा और डॉटर सेल बनेंगे, तो उसको ही बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी रिप्रोडक्शन के लिए कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनना जरूरी होता है, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट बनते हैं और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फॉर एग्जांपल बर्ड्स बनते हैं, या सेल का बाइनरी डिवीजन होता है। सो इन बोथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दैट इज जी मतलब ग्रोथ एंड आर मतलब रिप्रोडक्शन, इन दोनों के लिए सेल डिवीजन इज इंपॉर्टेंट। तो फिर ये सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल मतलब एक सेल जो है, हम लोग अभी ये चैप्टर देखेंगे पर्टिकुलरली यूकैरियोटिक में देखेंगे, इन रिस्पेक्टिव टू कंस्ट्रिक्ट टू यूकैरियोटिक। यूकैरियोट में सेल डिवीजन कैसे होता है, ओके, हायर ऑर्गेनिज्म में या यूकैरियोट में सेल डिवीजन कैसे होता है? क्योंकि सेल डिवीजन का जो मैकेनिज्म है प्रोकैरियोट में, वो बहुत इजी होता है। इसमें क्या होता है कि एक सेल जो होती है उसमें, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो उसमें न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवीजन ऐसे अलग अलग नहीं है। डीएनए रिप्लिकेट होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, एक डीएनए का 2 डीएनए बनता है,
और बाद में साइटोप्लाज्म बाइनरी फिजन से डिवाइड होता है। तो सेल डिवीजन जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, दैट इज वेरी सिंपल, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म द सेल डिवीजन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो इसको नाम दिया है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो उसमें क्या फर्क है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन सेम है क्या? तो ऑब्वियसली नहीं है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन सेम नहीं है, क्योंकि सेल डिवीजन तो एक हिस्सा है सेल साइकिल का। सेल साइकिल बहुत बड़ा इवेंट है और उसमें से एक इवेंट, छोटा सा इवेंट है सेल डिवीजन। मतलब सेल के लाइफ में जो भी चेंजेस होते हैं वो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, मतलब रिपीटेड इवेंट्स होते हैं, और उसको बोलते हैं सेल साइकिल। उन सेल साइकिल मतलब दीज आर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकर इन द लाइफ ऑफ सेल। एक सेल के लाइफ में जो भी आए, बदलाव आएंगे, जो भी चेंजेस हो जाएंगे, उस सब को हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। और उसमें से एक बदलाव ये है, एक चेंज ये है कि सेल का डिवीजन होना। तो सेल डिवीजन इज अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल बड़ा इवेंट है, बड़ा मैकेनिज्म है, और उसका एक छोटा मैकेनिज्म है, एक छोटा पार्ट है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, ओके। तो इतना आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया क्या सबको? मैंने जो भी बोला वो कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैसे सेल डिवीजन से रिलेटेड है, सेल साइकिल क्या है और सेल डिवीजन क्या है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, और सिंपल होता है प्रोकैरियोट में, कॉम्प्लिकेटेड होता है यूकैरियोट में। और इस चैप्टर में हम लोग यूकैरियोट का पढ़ेंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया क्या जब मैंने बोला ये अभी तक? इज इट क्लियर टू यू? अगर आपको क्लियर है तो आप थम्स अप कर लेना। अगर इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया है इस चैप्टर का तो यू कैन थम्स अप, यस। जिसको कुछ क्लियर नहीं हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि मैंने सर ने क्या बोला, तो दे कैन आस्क मी अ क्वेश्चन और दे कैन टेल मी टू रिपीट। यस, कम ऑन, सबको 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 ये करना है। आशीष और हाँ, ये आप तो ऐसा तैयार नहीं थे ना लेक्चर को, एकदम से मैंने फटाक फटाक से बोल दिया ना आशीष। हेलो आशीष। या हेलो, यस सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो आपको अभी ना अलर्ट रहना है, सबको अलर्ट रहना है, क्योंकि मैंने कोई बड़ी बात तो बोली नहीं ना, सिंपल सी बात बोली। एनीवे एनीवे ओके। एनीवे, या सो मैं क्या बोल रहा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है, तो एक तो ये सिंगल सेल से बना है या मल्टीपल सेल से बना है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों के लिए सेल डिवीजन होना जरूरी है। सेल डिवीजन में क्या होता है कि पेरेंट सेल जो होता है वो डिवाइड होता है और एक सेल से दो सेल बनते हैं, दो सेल से चार सेल, मतलब सेल का नंबर डबल होता है। तो जिसको बोलते हैं सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन ग्रोथ एज वेल एज रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक में सेल डिवीजन सिंपल है, क्योंकि प्रोकैरियोट में सिर्फ न्यूक्लियोइड होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, कोई न्यूक्लियस नहीं होता। और साइटोप्लाज्म में सेल होता है। तो अंदर का डीएनए जब रिप्लिकेट होता है और डीएनए का दो डीएनए बनता है, मेन डीएनए का, प्लाज्मिड का नहीं बोल रहा हूँ, मेन डीएनए का। जब दो डीएनए बनता है डीएनए रिप्लिकेशन से, तो उसके बाद तुरंत साइटोप्लाज्म का डिवीजन होके दो सेल बनता है, कि हर सेल में एक डीएनए मिलता है। तो ये तो इजी वाली मैकेनिज्म होती है प्रोकैरियोट। लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट में जो मैकेनिज्म है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो इस चैप्टर में हम लोग यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म का सेल डिवीजन प्रोसेस स्टडी करेंगे। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इज द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर। तो उसमें सिर्फ सेल डिवीजन क्यों नहीं दिया, या फिर सेल साइकिल क्यों नहीं दिया, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन दोनों को मिलाकर एक साथ क्यों लिखा है? या वी आर गोइंग टू लर्न यूकैरियोटिक सेल साइकिल हियर। प्रोकैरियोटिक का सिंपल है मैकेनिज्म, ठीक है? तो ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से सुनना कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन में क्या फर्क है। तो सेल साइकिल मतलब क्या कि एक जो सेल होता है उसके लाइफ में जो जो चेंजेस होते हैं, जो जो बदलाव होते हैं, वो सब को हम लोग सेल साइकिल में इंक्लूड करते हैं। मतलब सेल का ग्रोथ करना, सेल का
डीएनए का रिप्लिकेशन होना, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल है उसका डुप्लीकेशन होना, सेल का बढ़ जाना साइज में, और फिर सेल का डिवाइड होना। मतलब सेल साइकिल का एक हिस्सा है सेल डिवीजन। ओके, और वो इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि जब सेल साइकिल होती है पूरी, तो उसमें एक पार्ट होता है सेल का डिवाइड होना। तो सेल डिवीजन इज वन पार्ट ऑफ सेल साइकिल। ओके, तो क्लियर नाउ? Yes, Yes, sir. sir. या Yes, sir. यस। तो अभी सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल, so these are the sequence of events in the life of cell. These are the sequence of events in the लाइफ ऑफ सेल। सेल के जीवन में, सेल के लाइफ में जो चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस को हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मतलब सेम टाइप के इवेंट्स होते रहते हैं हर सेल के लाइफ में। सेम टाइप के, ऑलमोस्ट सेम टाइप के इवेंट्स होते हैं। तो उसमें मेन इवेंट क्या है? नंबर वन, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बोले, अगर हम लोग बोले, तो उसका पहला इवेंट है जीनोम का डुप्लीकेट होना। जीनोम मतलब डीएनए। उसका मतलब है कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, वो डीएनए डबल हो जाता है। ओके, उसको बोलते हैं जीनोम डुप्लीकेशन, या डीएनए रिप्लिकेशन, या डुप्लीकेशन, या डीएनए का सिंथेसिस। एक ही वर्ड है, एक ही मीनिंग है। जीनोम का डुप्लीकेशन होना, डीएनए का रिप्लिकेशन होना, या डीएनए का डुप्लीकेशन होना, या डीएनए का सिंथेसिस होना, या जीनोम का सिंथेसिस होना, तो एक ही इवेंट है। और जब डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, तो उसके साथ साथ सेल के अंदर जो बाकी के कंपोनेंट होते हैं, उसका भी सिंथेसिस हो जाता है। बाकी के सेल कंपोनेंट्स का भी सिंथेसिस हो जाता है। और उसके बाद जब सेल के अंदर का डीएनए डबल हुआ, जब सेल का बाकी के कंपोनेंट भी डबल हुए, तो ही सेल डिवाइड करती है। क्योंकि क्या होता है कि एक सेल है ना, एक सेल से दो सेल बनाने हैं, तो मटेरियल डबल बनना चाहिए। तो जब सेल के अंदर का सब मटेरियल इंक्लूडिंग डीएनए डबल हो जाता है, तो ही सेल का डिवाइड हो जाता, सेल डिवाइड हो सकती है। अंडरस्टैंड? सेल कोई डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो सकती जब तक उसके अंदर का मटेरियल डबल नहीं बनता, तब तक सेल पूरी तैयार नहीं है डिवीजन के लिए। ओके, तो पहले तो ये होता है सेल का जीनोम डुप्लीकेट होना, सेल के बाकी के कंपोनेंट का डुप्लीकेट होना या सिंथेसाइज होना, और उसके बाद में सेल का डिवीजन होना। और ये सारे जो मैकेनिज्म है, या तीन फिर मेन मैकेनिज्म है, वो मेन मैकेनिज्म जो है वो कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। कोऑर्डिनेटेड मतलब ऐसे नहीं कि कभी भी सेल का सेल अभी पहले मतलब कुछ जो सीक्वेंस होते हैं, ये जो इवेंट्स होते हैं, वो ऑर्डर में होते हैं। ऑर्डर में होते हैं, मतलब ऐसे कहीं हैपेजेंट नहीं होते कि कोई भी इवेंट कभी भी हुआ, ऐसा नहीं होता। वो एक सीक्वेंस में होते, कोऑर्डिनेशन होते। और ये अलग अलग इवेंट जो है ना, ये सेल डिवीजन, सेल कंपोनेंट सिंथेसिस, जीनोम डुप्लीकेशन, ये सब एक दूसरे से रिलेट रहते हैं, कोऑर्डिनेट रहते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन होता है। ओके, और सेल का साइकिल मतलब these are the sequence of events which takes place in the life of cell. Sequence of events like genome duplication या DNA replication या DNA का duplication, also called as DNA synthesis. Number second event cell component synthesis, और थर्ड इवेंट सेल डिवीजन। ये तीन मेजर इवेंट्स है, और उसके हर इवेंट में माइनर माइनर इवेंट्स हो जाते हैं। ओके, होते हैं। तो ये तीन मेजर इवेंट है सेल साइकिल के पूरे सेल के लाइफ में, और ये होते हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर में। ओके, सो इज इट डन? डेफिनेशन ऑफ सेल साइकिल इज क्लियर टू यू? अगर क्लियर Yes, है, sir. अगर क्लियर है sir. तो सब कर लेना, हम सब कर लेना। यस, if is it done then you can thumbs up. This is the signal कि you are people understanding. ये सबको सबको पार्टिसिपेट करना है, इतना तो बनता है ना हक कि अगर हमें पता है, अंडरस्टैंड हुआ तो अप्रिशिएट करो, अगर पता अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो पूछो। तो मैं तो ऐसा नहीं बोलता कि आप थम्स अप करना ही है आपको, ऐसा नहीं बोलता है मैं। आपको अगर चाहिए तो मैं बोल दूंगा आपको। तो आगे जा सकते हैं हम लोग अभी। Yes, sir. Yes. Yes. या थैंक यू, थैंक यू।
यस, ओके। ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम है, उसको बोलते हैं सेल साइकिल, राइट, सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में बेसिकली क्या होता है कि दो इवेंट होते हैं सेल साइकिल में। दिस इज द सेल साइकिल, यूकैरियोटिक सेल साइकिल, राइट, यूकैरियोटिक सेल साइकिल। उसमें दो मेजर इवेंट होते हैं, मतलब जो तीन इवेंट हम लोगों ने देखे ना अभी, उसको ही दो मेजर इवेंट में डिवाइड करते हैं। तो एक को बोलते हैं इंटरफेज और दूसरे को बोलते हैं एम फेज। ओके, तो सेल साइकिल में दो मेजर इवेंट होते हैं, एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। एम फेज मतलब क्या है कि जब एक्चुअली सेल का डिवीजन होता है, एक सेल से दो सेल बनता है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनता है, तो उसको बोलते हैं एम फेज, डिवाइडिंग फेज, एक्चुअली सेल का डिवीजन हो जाना। लेकिन एक्चुअली सेल डिवीजन होने के पहले उसको डिवीजन के लिए प्रिपरेशन करना है। जब सेल एक्चुअली डिवाइड नहीं हो रहा है लेकिन वो डिवीजन के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, खुद को प्रिपेयर कर रहा है, मतलब जैसे कि आप एक्चुअली नीट का एग्जाम अभी नहीं दे रहे हैं, आप में नीट का एग्जाम देने वाले हो, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, नीट के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। तो प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम लगेगा कि एक्चुअली एग्जाम में ज्यादा टाइम लगेगा? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन में लगेगा। तो ऑब्वियस है कि सेल को सब, मतलब सेल को एक्चुअली जो जो मटेरियल है ना उसका डबलिंग करना है ना, क्योंकि एक सेल से दो सेल होने हैं, तो सेल के अंदर जितना भी मटेरियल है उसको उसको प्रिपेयर करना है, सिंथेसाइज करना है, डुप्लीकेट करना है। उसमें मेन डीएनए है, लेकिन बाकी के ऑर्गेनेल भी है, प्रोटीन्स भी है, और जो भी चीजें सेल के अंदर पड़ी होती है उस सब का डबल हो जाना इंपॉर्टेंट है। मतलब जब सेल डिवाइड करनी है सेल को, तो उसके पहले वो खुद के मटेरियल का डबलिंग कर लेगी, प्रिपरेशन कर लेगी, सिंथेसिस कर लेगी। तो जब वो सेल डिवाइड एक्चुअली नहीं हो रही है लेकिन खुद को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रही है, तो उसको बोलते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज। क्या बोलते हैं उसको? नॉन डिवाइड। नॉन डिवाइडिंग और फेज। जब ये नॉन डिवाइडिंग वाला फेज मतलब प्रिपरेशन कंप्लीट होता है तो सेल इज रेडी फॉर डिवीजन, और बाद में उसका होता है एम फेज मतलब डिवाइडिंग फेज। तो नॉन डिवाइडिंग फेज को इंटरफेज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो डिवीजन के बीच का फेज होता है, इंटर मतलब बीच का। तो सेल का डिवाइड हो गया, बाद में डॉटर सेल बनी, डॉटर सेल बड़ी होगी और बाद में वो भी डिवाइड कर लेगी। लेकिन तब तक जब तक उसको डिवीजन करना है उसके पहले, मतलब दो डिवीजन के बीच जो स्पेस है उसको बोलते हैं इंटरफेज। दो सक्सेसिव कंसेक्यूटिव कंटिन्यूअस डिवीजन के बीच बीच का जो समय है, जो फेज है, उसको बोलते हैं इंटरफेज। और हम लोगों ने देखा कि एक्चुअली सेल को इंटरफेज के लिए मतलब प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम जितना सेल साइकिल को लगता है, टोटल टाइम जितना सेल साइकिल को लगता है, उनमें से 95% से भी ज्यादा टाइम वो इंटरफेस के लिए मतलब प्रिपरेशन के लिए वो मतलब उसको लगता है। और ओनली 5% टाइम या फिर लेस देन 5% टाइम में एक्चुअली वो डिवाइड हो जाती है। अंडरस्टैंड? क्लियर? यस यस सर। सर। यस सर। हाँ, तो इसका कुछ एग्जांपल दिए। फॉर एग्जांपल सपोज हमारा ह्यूमन सेल है, तो ह्यूमन सेल का सेल साइकिल का टाइम कितना है? ह्यूमन सेल साइकिल के लिए डिवीजन नहीं है, मैं बोल रहा हूँ पूरा का पूरा सेल साइकिल, क्योंकि इंटरफेज और डिवीजन ये दोनों आता है सेल साइकिल में। उसमें ह्यूमन सेल के लिए पूरा सेल साइकिल कंप्लीट करने के लिए, मतलब इंटरफेज प्लस एमफेज दोनों को एक साथ करने के लिए उसको 24 आवर्स लगेंगे। और उससे भी ओनली एक ही घंटे में उसका एमफेज मतलब डिवीजन हो जाता है, और बाकी के सब 23 आवर्स उसको इंटरफेस के लिए लगते हैं। इंटरफेस के लिए आई मतलब इंटरफेस, मतलब लगभग 95% ऑफ द टाइम जो है उसको प्रिपरेशन में लगते हैं, और 5% टाइम मतलब लगभग 24 में से एक ही घंटा उसको एम फेज में लगता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे पता चले कि ह्यूमन सेल का साइकिल कितने टाइम में होता है, ये कैसे पता चले? तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि साइंटिस्ट को जानना था कि ह्यूमन का सेल जो होता है ना, उसको पूरा सेल साइकिल पूरे करने के लिए कितना टाइम लगता है, मतलब कितने टाइम के बाद वो डिवाइड करता है, कितना टाइम बीच में जाता है तो वो डिवाइड करता है। तो उन्होंने क्या किया कि ह्यूमन के बॉडी के कुछ सेल्स निकाले,
और उसको लेबोरेटरी में ले लिया, लेबोरेटरी में उसको कुछ न्यूट्रिएंट मीडियम दे दिया, उनका जो भी न्यूट्रिशन लगता है ना उनको वो दे दिया, और बाद में उन्होंने टाइम को मतलब नापा कि कितना टाइम लगता है पूरा सेल साइकिल पास होने में। तो उनको पता चला कि ह्यूमन सेल साइकिल इन कल्चर, कल्चर सेल्स में, ह्यूमन सेल इन कल्चर, ओके, कल्चर सेल मतलब, कल्चर मतलब लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं सेल। तो उसको उनको पता चला कि 24 आवर्स पूरे सेल साइकिल के पासिंग के लिए होते हैं, और उसमें भी डिवीजन के लिए सिर्फ 1 घंटा लगता है, और बाकी के मैक्सिमम टाइम जो है वो इंटरफेस के लिए। ये है एग्जांपल नंबर 1। ह्यूमन सेल बोले या टिपिकल यूकैरियोटिक सेल भी बोल सकते हैं, ह्यूमन सेल बोले या टिपिकल यूकैरियोटिक सेल भी बोलते हैं, आपको बोल सकते हैं टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है वो ईस्ट का है, ईस्ट सैकरोमाइसिस सेरेविसी। और इसको पूरे सेल साइकिल के लिए, सिर्फ डिवीजन का नहीं बोल रहा हूं मैं, पूरा सेल साइकिल को 90 मिनट लगते हैं, 1.5 घंटा लगता है। और बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया में तो हालांकि ये अलग मैकेनिज्म होती है, लेकिन फिर भी साइकिल जो है ना पूरा, मतलब उसमें डीएनए का डिवीजन होना और उसका बाद में डीएनए का रिप्लिकेशन भी होना, तो बैक्टीरिया को 18 मिनट लगते हैं डीएनए का रिप्लिकेशन करने में, और 20 मिनट लगते हैं पूरे सेल को साइकिल कंप्लीट करने में। मतलब बैक्टीरिया सेल जो होता है ना वो 20 मिनट में आपका अपना लाइफ कंप्लीट करता है, 20 मिनट में पूरा सेल का लाइफ कंप्लीट होता है 20 मिनट में। अंडरस्टूड दिस थिंग? Yes, sir. Yes, sir. या तो अगर आपको ये क्लियर है इतना, तो आप थम्स अप कर सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं कि आपको कुछ मतलब समझ में कुछ डाउट है तो भी पूछ सकते हैं, या कम ऑन फास्ट। यस कम ऑन। बाकी के लोग भी कर रहे हैं, सबको करना है, नहीं तो पूछना है, दोनों में से एक करना है। अगर आपको डाउट पूछना है या फिर आपको समझ में आया ये मुझे बताना है, न्यूट्रल तो नहीं रहना है, न्यूट्रल नहीं रहना है। इफ यू हैव अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं समझा दूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपको रिप्लाई देना ही है। यस कम ऑन बाकी के बच्चे, सबको सबको पार्टिसिपेट करना है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो मुझे पूछ सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है कि थम्स अप ही करो। हाँ ठीक है, किसी ने तो हैंड रेज किया था अभी ना, वरुण कुमार, किसने किया था हैंड रेज? वरुण बेटा, यस सर। आपने हैंड रेज किया था? नो सर, मैंने नहीं किया। तो किसने तो अभी किया था शायद। कुछ पूछना है ना, पूछ सकते हो, नो इश्यू। ओके ठीक है, फास्ट नहीं हो रहा है ना बेटा? Yes, sir. No, sir. फास्ट लग रहा है क्या? नहीं ना, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके ओके, Yes, sir. यस। तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि इंटरफेज और एम फेज दो पार्ट है सेल साइकिल की, मेजर पार्ट। अभी अभी हमने देखा था कि 3 पार्ट में दिया देखा था, तो अभी 2 पार्ट कैसे हो गए? तो यही 3 पार्ट को एक्चुअली 2 पार्ट में उन्होंने किया है। तो ये जो पूरा है ना 1 एंड 2, वो एक्चुअली इंटरफेज है। 1 एंड 2 एक्चुअली जो है ना ये इंटरफेज है। इधर 1 एंड 2 जो है ना वो एक्चुअली क्या है? इंटरफेज है। और जो 2 3 है ना एक्चुअली ये इधर क्या है? एक्चुअली एम फेज है, डिवीजन फेज है इधर। क्लियर? तो कंफ्यूज मत होना, ये तो इधर 3 था इधर 2 कैसे बन गया? ठीक है, या Yes. Yes, sir. या सो इंटरफेस बड़ा है और एम फेज बहुत छोटा है, 5% ऑफ द टाइम।
ओके, तो ये एग्जाम्पल भी आपको लर्न करने हैं। ह्यूमन सेल साइकिल इन कल्चर 24 आवर्स, 1 आवर एम फेज, 23 आवर्स आई फेज। ईस्ट ईस्ट में कोई एम फेज और आई फेज नहीं दिया है, इतना ही याद रखना है। पूरा सेल साइकिल 90 मिनट, बैक्टीरिया में पूरा सेल साइकिल 20 मिनट और 18 मिनट उसको सिर्फ डीएनए का रिप्लिकेशन करने में। तो इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम उसको लगता है डीएनए रिप्लिकेशन में, और एक्चुअल सेल डिवीजन को लिए 2 ही मिनट लगता है। तो आप देख सकते हो कि 20 मिनट से 2 ही मिनट में सब सेल का डिवाइड हो गया, और पूरा 18 मिनट लग गया डीएनए रिप्लिकेशन। ओके, तो Yes, sir. दिस इज द वे। Yes, sir. या तो हम Yes, लोग sir. अभी देखें कि जो इंटरफेज है ना, इंटरफेज के भी 3 फेजेस होते हैं। इंटरफेज है ना, उसके भी क्या होता है, 3 फेज होते हैं। नंबर 1 होता है G1, नंबर 2 होता है S, और नंबर 3 होता है G2 होता है। सो दिस आर द फेजेस ऑफ इंटरफेज। ओके, सो G1 मतलब ग्रोथ 1 या गैप 1, S मतलब डीएनए सिंथेसिस, और G2 मतलब ग्रोथ 2 या गैप 2। जीवन का मतलब क्या है, फुल फॉर्म गैप 1 या ग्रोथ 1, मतलब 1 ही, गैप 1 या ग्रोथ 1। G2 मतलब गैप 2 या ग्रोथ 2। S मतलब डीएनए का सिंथेसिस या डीएनए का रिप्लिकेशन। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. हम लोग अभी ये डिटेल में देखेंगे कि इसका एक्चुअली क्या है, मतलब सीन क्या है ये सब। देखो, इंटरफेज, इंटरफेज मतलब क्या है, उसको दूसरा शब्द है प्रिपरेटरी फेज या रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज भी उसको बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब डिवीजन के कंसर्न से वो रेस्ट ले रहा है। ओके, इसलिए रेस्टिंग बोलते हैं। रेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि वो पूरा का पूरा रेस्ट ही ले रहा है एक्चुअली, मतलब कोई काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली वो बहुत काम कर रहा है, मेटाबॉलिक बहुत एक्टिव है, बहुत ये काम कर रहा है, लेकिन डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो इसके वजह से उसको बोला है रेस्टिंग फेज, नो डिवीजन। बट मेटाबॉलिकली वो एक्टिव है। बट मेटाबॉलिकली क्या है, बॉलिकली सेल क्या है, एक्टिव है, मतलब एक्टिव मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसमें ग्रोथ हो रहा है, डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली डिवाइड नहीं कर रहा है। तो 3 शब्द बोलते हैं, इंटरफेज, also called as preparatory phase, also called as resting phase। इंटरफेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट इज अ स्टेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज, 2 लगातार एम फेज के बीच जो है वो इंटरफेज है। प्रिपरेटरी फेज क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट प्रिपेयर फॉर एम फेज और डिवीजन। और रेस्टिंग फेज क्यों बोलते हैं, इट इज एक्चुअली नॉट डिवाइडिंग, उस समय वो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो क्या है इंटरफेस, इंटरफेस नॉन डिवाइडिंग है, ये प्रिपेयर कर रही है खुद को डिवीजन के लिए। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम नहीं है, क्रोमैटिन है। नो क्रोमोसोम मतलब अभी तक क्रोमोसोम बने नहीं है, क्रोमैटिन ही है। जब डिवाइडिंग स्टेज में आ जाएगा तब क्रोमैटिन का क्रोमोसोम बनेगा। हम लोग देखेंगे अभी क्रोमैटिन क्रोमोसोम क्या है। नो क्रोमोसोम विजिबल, नो क्रोमोसोम विजिबल, क्रोमैटिन ही दिखता है उसको। और मैक्सिमम टाइम लगता है 95% ऑफ द टाइम ऑफ सेल साइकिल लगता है। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, सेल एक्टिवली मेटाबॉलिज्म करती है, मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होती है सेल। इंटरफेज में बहुत सारा मेटाबॉलिज्म होना पड़ता है, क्योंकि सेल का ग्रोथ होना है, सेल के डिवीजन का डुप्लीकेशन करना है, तो ये तो इंटरफेज में हो ही जाता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने Yes. देखा कि ये सिर्फ मैं अभी इंटरफेस का ही निकाल रहा हूँ, हाँ, डिटेल्स। और ऐसे करूँ, ये अभी ये तो नहीं चाहिए, वेट वेट। ये पाई चार्ट है सेल साइकिल का, पाई चार्ट, और ये है एम फेज, इतना ही एम फेज है। ये से यहाँ पे है G1 फेज, यहाँ से यहाँ सपोज है G1 फेज।
और यहाँ से यहाँ है एस फेज, और यहाँ है, so it is a G1 phase. G1 also called as gap 1 या ग्रोथ 1, ग्रोथ 1। यह है एस फेज, मतलब डीएनए सिंथेसिस या डीएनए डुप्लीकेशन, जीनोम डुप्लीकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन, कुछ भी बोल सकते हैं, सेम मतलब है। और यह है G2 फेज, मतलब गैप 2 फेज या ग्रोथ 2 फेज, ग्रोथ 2 फेज। इतना सबको क्लियर है? जितना लिखा उसका मतलब क्लियर है? इतना इतना लिखा डायग्राम यस सर। सबको Yes, क्लियर है? sir. यस। Yes, sir. इजी लग रहा है ना कि कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, Easy. या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको टॉपिक? No, sir. बाकी के लोग बोल नहीं रहे? इजी लग रहा है सर, इजी। हम सब Sir, easy. Sir, easy. भाई जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको इजी लग रहा है ना? Yes. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes. क्या वंश क्या बोल रहे हैं सर? जीवन फेज क्या बोल रहे हैं आप? वंश कुंडल, सर रिपीट करवा दो। हाँ ध्यान दो अभी। मैं करवा रहा हूँ अभी, मैंने पूरा का पढ़ाया नहीं है ना, अभी तो स्टार्ट किया है। देखो ये जीवन फेज, ये जीवन फेज में क्या क्या होता है, इसको बोलते हैं ग्रोथ 1 फेज, गैप 1 फेज। इस देखो एम फेज है, उसके पहले क्या होता है, ये इस तरह से होता है, मतलब सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस सीक्वेंस ऐसा है, एम के बाद G1, G1 के बाद एस, एस के बाद G2 और G2 के बाद M। ये सीक्वेंस है ना, ये ध्यान रखना, ये उल्टा नहीं है, G1 के बाद M नहीं आएगा, G1 M के बाद आएगा, G1 के बाद S आएगा, S के बाद G1 नहीं आएगा, S के बाद G2 आएगा, और G2 के बाद S नहीं आएगा, G2 के बाद M आएगा। तो ये सीक्वेंस है, ये क्या है, उसका सेल साइकिल का सीक्वेंस है, सीक्वेंस सेल साइकिल का सीक्वेंस है। एम के बाद G1, G1 के बाद S, उसके बाद G2, G2 के बाद फिर M, राइट। मतलब सपोज अगर ये सेल है, सेल है, उसके उसमें होता है G1, बाद में उसमें होता है S, उसके बाद होता है G2, उसके बाद होता है M, और M होता है तो सेल डिवाइड होता है 2, और फिर हर सेल में हो जाता है G1 S G2 M, हर सेल में होता है G1 S G2 M। तो सीक्वेंस क्लियर है आपको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ओके। Yes, sir. वंश कुंडल बेटा आपको सीक्वेंस क्लियर है? वंश बेटा, यस सर। हेलो, यस सर। आपका आवाज बहुत कम आ रहा है बेटा। ओके, अभी जीवन में क्या हालचाल होती है, जीवन में क्या क्या होता है? देखो जीवन में इसको क्या क्या बोलते हैं और क्या नाम है? देखो ये एम फेज के बाद है और एस फेज के पहले है। तो एम मतलब डिवाइडिंग फेज या माइटोटिक फेज, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग पोस्ट माइटोटिक गैप। माइटोसिस के बाद है ना, एम के बाद है ना, कब कब है जीवन? एम के बाद है या एस के पहले है, मतलब आफ्टर एम और बिफोर एस, तो इसको बोल सकते हैं पोस्ट माइटोटिक गैप। क्या बोलते हैं? पोस्ट माइटोटिक गैप। और क्या बोल सकते हैं हम लोग? प्री सिंथेटिक, प्री डीएनए सिंथेटिक, मतलब डीएनए सिंथेसिस के पहले है ना, तो प्री डीएनए सिंथेटिक फेज, डीएनए सिंथेसिस के पहले है तो प्री डीएनए सिंथेटिक बोलते हैं। माइटोसिस के बाद है तो पोस्ट माइटोटिक बोल सकते हैं। डीएनए सिंथेसिस के पहले है तो प्री डीएनए सिंथेटिक बोल सकते हैं। डन। और क्या है उसमें, क्या क्या Yes, होता है sir. इवेंट्स, क्या होता है उसमें?
उसमें होता है, देखो जीवन के बाद क्या होने वाला है, एस फेज होने वाला है। तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए का डबलिंग हो जाता है ना। एस फेज में क्या होता है, डीएनए का डबलिंग होता है। ओके, तो डीएनए डबल करने के लिए क्या क्या चाहिए, एटीपी चाहिए कि नहीं चाहिए, Yes. एटीपी। तो एटीपी बनते हैं। अभी डीएनए डबल होना है तो डीएनए को बनने के लिए चाहिए न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड चाहिए कि नहीं चाहिए, Yes, sir. तो न्यूक्लियोटाइड डीएनए बनने के पहले बनने चाहिए या फिर डीएनए बनने के बाद बनने चाहिए। पहले. हाँ, तो इसमें क्या होगा, एटीपी सिंथेसिस होगा, जो कि डीएनए को सिंथेसाइज करने में हेल्प करेगा, एनर्जी देगा, और न्यूक्लियोटाइड भी बनेगा, न्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसिस होगा, न्यूक्लियोटाइड का भी टाइड्स का भी सिंथेसिस होगा। ये तो आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा ना, कि न्यूक्लियोटाइड से जुड़ के बनता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड चेन। तो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होगा। और सेल के अंदर ऑर्गेनेल होते हैं ना, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइट, क्लोरोप्लास्ट है अगर प्लांट है तो। इसमें से मैक्सिमम ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन इधर ही होगा। डबल बनना है ना सेल को डिवीजन के बाद, तो डबल बनने के लिए सेल को सब रॉ मटेरियल सेल के अंदर जो है उसका डबलिंग करना है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल, मेजर ऑर्गेनेल, मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के ऑर्गेनेल जो होते हैं ना, उसका भी डुप्लीकेशन होता है या सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस बोले या डुप्लीकेशन हो गया, सेम है। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल का सिंथेसिस इधर ही होता है जीवन में। मोस्ट ऑफ मेजर ऑर्गेनेल, मतलब जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, एटसेट्रा। ओके, मोस्ट ऑफ मेजर ऑर्गेनेल इज लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, एटसेट्रा, सिंथेसिस, उसका भी सिंथेसिस हो जाता है, उसका भी सिंथेसिस होता है। सबका क्लियर हो गया अभी जीवन फेज। Yes, sir. Yes, sir. पोस्ट माइटोटिक या Yes, sir. डीएनए सिंथेटिक, एटीपी का सिंथेसिस हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, क्योंकि डीएनए के लिए चाहिए। मेजर ऑर्गेनेल्स का भी डुप्लीकेशन या सिंथेसिस हो जाता है। क्या रिपीट करवा दो बेटा, शिखा आपको क्या नहीं समझ में आया, व्हाट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड। हाँ शिखा, देखो जीवन में क्या 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 होता है कि ये गैप है, माइटोसिस और डीएनए सिंथेसिस के बीच की गैप है, तो उसको बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक गैप या प्री डीएनए सिंथेटिक गैप या ग्रोथ। एटीपी बनते हैं क्योंकि डीएनए, आगे जाके डीएनए बनना है ना, डीएनए का डबलिंग होना है, तो डीएनए के बनने के लिए एटीपी चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए, वो बनते हैं। और जो ऑर्गेनेल्स है ना सेल के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ऐसे मेजर मेजर मेन मेन ऑर्गेनेल है, उसका भी डबलिंग हो जाता है उसमें जीवन फेज में। क्लियर शिखा? Yes, sir. या गुड। उसके बाद आता है एस फेज, उसके बाद आता है एस फेज। तो एस फेज किसके बीच में होता है, एस फेज, ये तो मैंने बोला जीवन, ये तो जीवन हो गया। उसके बाद आ गया, इधर लिखता हूं मैं एस फेज, इतना जगह नहीं है, इतना जगह नहीं एरो के लिए, तो इधर ही लिख देता हूं मैं। ये भी क्या है, एस फेज। तो एस फेज में क्या होता है, देखो क्या होता है, तो डायरेक्टली लिखा ही ना, डीएनए का डुप्लीकेशन या डीएनए का सिंथेसिस, डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए डबल हो जाते हैं। और ये किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है। अगर एस फेज में ना हम लोग को अगर करना है ना, तो दो चीज में हम लोग, एस फेज में ना तो नहीं, दो चीज है। एक तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है,
और न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर तो होता है डीएनए का डुप्लीकेशन, डीएनए का डुप्लीकेशन, और हिस्टोन नाम के प्रोटीन होते हैं, बाद में समझाऊंगा मैं, अभी ध्यान दो सिर्फ इतना। हिस्टोन नाम के प्रोटीन होते हैं, तो हिस्टोन का भी होता है डुप्लीकेशन। हिस्टोन डुप्लीकेशन बोलो या सिंथेसिस बोलो, डीएनए सिंथेसिस बोलो या डुप्लीकेशन बोलो, एक ही बात है। हिस्टोन का सिंथेसिस बोलो या डुप्लीकेशन, एक ही बात है। ये होता है न्यूक्लियस के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, एनिमल सेल के अंदर, इन एनिमल सेल क्या होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। सेंट्रियोल होल्स या फिर सेंट्रोजोम भी बोल सकते हैं, सेंट्रोजोम वो भी डबल होता है, डुप्लीकेशन या सिंथेसिस भी बोलो आप, एक ही चीज है। सो एस फेज में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और हिस्टोन का डुप्लीकेशन, और साइटोप्लाज्म के अंदर पर्टिकुलरली एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन। क्लियर हो गई आपको एस फेज, यस सर। सबको क्लियर? यस सर। ओके। और फाइनली बचा हमारा G2 फेज। G2 फेज के अंदर क्या होता है, एक देखो इसको क्या बोलते हैं, G2 को क्या बोलते हैं, गैप टू फेज ना। यस G2 को क्या बोलते हैं, गैप टू फेज। ये एस फेज और एम फेज का बीच का गैप है, तो उसको बोलते हैं पोस्ट सिंथेटिक फेज बोल सकते हैं हम लोग, पोस्ट सिंथेटिक गैप फेज। दूसरा बोलेंगे प्री माइटोटिक, क्योंकि माइटोसिस के पहले, एम फेज के पहले है ना, प्री माइटोटिक, माइटोटिक गैप फेज। गैप या ग्रोथ बोलिए, एक ही है, प्री माइटोटिक गैप बोलिए या ग्रोथ फेज बोलिए। तो उसमें क्या होता है कि अदर ऑर्गेनेल्स, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल डुप्लीकेट हो गए G1 फेज में, तो अदर ऑर्गेनेल है ना, अदर ऑर्गेनेल, अदर ऑर्गेनेल्स है वो भी डबल होते हैं, ऑर्गेनेलीज। फॉर एग्जांपल जैसे कि होगा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट है तो उसमें अंदर क्लोरोप्लास्ट हो गया या प्लास्टिड हो गया, क्लोरोप्लास्ट, तो वो डबल हो जाता है, डबल होता है, डुप्लीकेशन। और एक चीज होती है उसके अंदर, वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसमें ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बनता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन सिंथेसिस होता है। क्योंकि देखो कि जब एम्फेज बनेगा ना, एम्फेज आएगा ना, तो एम्फेज में क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर बनेंगे, पता है ना आपको? यस हेलो, यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। तो स्पिंडल फाइबर किससे बनते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। किससे बनते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। इसका मतलब है अगर स्पिंडल फाइबर बनाना है ना, तो उसके लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होना जरूरी है, और ट्यूबुलिन प्रोटीन होगा तो उससे स्पिंडल फाइबर बनेगा, और उससे माइटोसिस होगा। मतलब माइटोसिस के लिए जो भी जरूरी है स्पिंडल फाइबर, उसको बनाने के लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन जरूरी है, तो वो बनेंगे उसके पहले के फेज में। मतलब इसकी सीधी सी बात है, जो भी सिंथेसिस के लिए लगेगा, डीएनए सिंथेसिस के लिए जो मटेरियल लगेगा वो बनेगा G1 फेज में, जो जो माइटोसिस के लिए बने लगेगा वो बनेगा G2 फेज में। क्लियर सबको? यस सर। यस सर। तो ये है हमारा इंटरफेज, ये हमारा इंटरफेज। हमने अभी इसमें क्या देखा, इंटरफेज को डिटेल में थोड़ा देखा। यस, इंटरफेज को डिटेल में देखा। एम फेज में मैंने लिखा है क्योंकि एम फेज लिखना जरूरी है ना, लेकिन हम लोगों ने देखा डिटेल क्या,
इंटरफेस। अगर आपको इंटरफेस क्लियर है तो यू कैन गिव मी थम्स अप, अदरवाइज यू कैन आस्क मी। यस, सब बच्चों से चाहिए अगर उनको समझ में आया हुआ है तो। यस, कम ऑन। इजी पीजी है ना, अभी ट्रांसपेरेंटली हो रहा है ना, क्लियर होना है एकदम, Yes, sir. Yes, sir. एकदम पानी की तरह साफ हो रहे हैं ना कंसेप्ट। Yes, sir. Yes. या कम ऑन फास्ट। यस, या थैंक यू बेटा वॉश। यस, यस। तो आप में से ना कोई बच्चे जो होते हैं ना, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के लेक्चर में अटेंड नहीं करते, तो उस टाइम लगभग 10 बच्चे कम रहते, तो मैं सबको बोलूंगा कि आप आपका ये मतलब ना 10 बजे के बाद लेक्चर थोड़ा सा लेट है, नो इशू, लेकिन आपको जागना तो वैसे ही है ना पढ़ने के लिए। नीट का एग्जाम ऐसे कोई खेल खेल तो नहीं है, तो बाकी के पूरे 17-18 लाख बच्चे तो 1-2 बजे तक पढ़ेंगे, तो आपको 10 बजे नींद नहीं आना चाहिए, 10 बजे सोना नहीं चाहिए आपको। लेक्चर तो 10 से 11 बजे, तो मतलब थोड़ा सा है लेट, लेकिन अभी क्या करें कि हम लोग को नीट करनी है, तो हर हाल में सब कुछ झेलना पड़ेगा ना, प्रिपेयर करना पड़ेगा हम लोग को मेंटली। तो आप कंफर्टेबल आपको लगे वैसे नीट का नहीं हो जाएगा। नीट के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको बहुत मजदूरी करनी पड़ेगी, बहुत हिम्मत से काम करना पड़ेगा। इसे इजी इजी जो बातें होती है ना कि 10 बजे नींद आ रही है इसलिए मैं लेक्चर नहीं अटेंड करना, ये तो 5th स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी नहीं सोचेंगे जिनको करना है। आप तो नीट और आपका करियर है 2 साल के बाद, 1-1.5 साल के बाद, तो आपको इस तरह के छोटे छोटे बातों पर ध्यान नहीं देना है कि वह 10 बजे लेक्चर है, लेट है। थोड़ा पहले स्कूल के आने के बाद आप थोड़ा आधा घंटा रेस्ट कर लीजिए, लेकिन ये लेक्चर को अटेंड करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी इजी तरीके से मतलब ये होना बहुत इजी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंटरफेस इज क्लियर टू ऑल। देखो Yes, sir. ये, हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया इधर, कि इधर प्रोटीन सिंथेसिस भी होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, राइट, क्योंकि प्रोटीन बनेंगे तो भी कोई एंजाइम बनेंगे ना, क्योंकि फॉर एग्जांपल डीएनए सिंथेसिस के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, उसके बारे में हम लोग देखेंगे बाद में। डीएनए सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोटीन है, इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है इसमें। क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। Protein. अगर प्रोटीन सिंथेसिस होना है तो आरएनए भी बनना चाहिए ना, तो आरएनए सिंथेसिस भी होता है, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। और इसमें भी सेम है ना कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन बनना है ना, तो उसमें भी आरएनए बनना चाहिए, तो आरएनए भी सिंथेसिस होता है और प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। मैं इधर लिखता हूँ अभी, प्रोटीन आरएनए सिंथेसिस भी होता है, आरएनए सिंथेसिस भी होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। लेकिन ज्यादा प्रोटीन ज्यादा आरएनए कब बनता है, ये जीवन में, क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन होता है ना, तो ज्यादा एमआरएनए, ज्यादा आरएनए और ज्यादा प्रोटीन तो जीवन में बनेगा एज कंपेयर टू G2। क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस, यस, Yes, sir. यस। तो हम लोगों ने इंटरफेस को पूरा किया, इंटरफेस को पूरा किया। अगर हम लोग को अभी थोड़ा देखना है कि सपोज एक कोई सेल है, वो सेल सपोज अब G1 फेज में, सॉरी एक एक रह गया उसमें, ये है G0 फेज। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी कि व्हाट इज G0 फेज। देखो, G0 फेज, उसको और बोलते हैं क्वीसेंट फेज, क्वीसेंट फेज। क्या है कि सपोज
ये सेल था, ये सेल में डिवीजन हो गया, मतलब एम फेज हो गया, और ये डॉटर सेल बन गए, नए सेल। ठीक है, ये सेल है ना, ये अभी जीवन में जाएगा, बाद में, पहले जीवन में जाएगा, बाद में जाएगा G2S में, और बाद में जाएगा G2 में, और उसके बाद में जाएगा एम फेज में। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये डॉटर सेल है ना, वो हर बार कंटिन्यू करे लाइफ सेल साइकिल को। मतलब हर बार वो एम के बाद G1, G1 के बाद एस के बाद G2, फिर एम, फिर ऐसा कंटिन्यू करे, ये जरूरी नहीं है। कोई कोई सेल को सेल साइकिल कंटिन्यू करना जरूरी नहीं होता। तो ये क्या करता है, ये जीवन में एंटर तो करता है, लेकिन जीवन पूरा नहीं करता, जीवन फेज कंप्लीट नहीं करता। वो जीवन के ही स्टेज में आके थोड़ा किसमें जाता है, ये जाता है क्विसेंट फेज में। किसमें जाता है, क्विसेंट फेज में। मतलब आफ्टर एंटरिंग इनटू द जीवन, इट एंटर इनटू द G0 फेज। G0 में होता है, फेज में जाता है। तो इसका मतलब है कि आगे के फेजेस जो है ना, वो उसके लाइफ में अभी नहीं आने वाले, अभी नहीं आने वाले, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इट इज एंटरिंग इनटू द G0 फेज। ओके, G0 फेज में एंटर करना है। तो G0 फेज में एंटर करना मतलब क्या होता है, इट एग्जिट G1 फेज। G1 फेज, इसका ही मतलब है इट एग्जिट, इसका मतलब है इट एग्जिट सेल साइकिल। सेल साइकिल में से ये एग्जिट करता है। तो एक बात ना जरूर समझ लो कि जीवन कोई स्टेज नहीं है इंटरफेस की। जीवन इज नॉट अ रेगुलर स्टेज और स्टेप ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस में तीन ही स्टेप है। कितने हैं, G1, S और G2। G0 फेज इज नॉट द फेज ऑफ इंटरफेस। लिखता हूं क्योंकि उसमें MCQ आएगा तो कंफ्यूज करेगा। इट्स नॉट द फेज ऑफ इंटरफेस, क्योंकि हर सेल के लाइफ में ये नहीं होता, ये नहीं होता। जो सेल को अगर डिवाइड नहीं करना है, आगे जाके डिवाइड करना है, तो ही एस फेज में जाएगा, तो ही बाद में G2 में जाएगा, तो ही एम में जाएगा। लेकिन उसको लाइफ में अभी डिवाइड नहीं करना है, उसको डिवाइड नहीं करना है, और वो उसको चाहिए कि वो डिवीजन नहीं हो, डिवीजन बंद हो, एग्जिट कर ले वो जीवन से, जीवन स्टेज से। तो उसके बाद उसका DNA डबल नहीं होगा, G2 में नहीं जाएगा, बाद में उसका डिवीजन डॉटर सेल नहीं बनेगा। तो वो जीवन से, मतलब जीवन फेज से एग्जिट करना चाहता है, सेल साइकिल को वो एग्जिट करना चाहता है। और अगर उसने सेल साइकिल को एग्जिट किया तो उसका मतलब किस में गया, वो सेल डिवीजन में G0. गया क्या, No, sir. No. मतलब डिवीजन में नहीं गया। मतलब अगर सेल का डिवीजन नहीं होता तो क्या होता है, G0 phase. हाँ, मतलब क्या होता है, G0 तो उसको बोलते हैं, डिवीजन नहीं होता तो उसको G0 बोलते हैं। मतलब सेल ने सेल साइकिल से एग्जिट कर लिया सर वो डिवाइड नहीं है। उसको। नहीं, नॉन डिवाइडिंग को तो हम लोग इंटरफेज ही बोलेंगे ना बेटा। सर क्वेश्चन फेज। क्विसेंट फेज तो है, लेकिन उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, Differentiation. डिफरेंशिएशन। दो चीज है, देखो कि अगर बॉडी में कोई ग्रोथ करना है, सेल का नंबर बढ़ाना है, तो सेल साइकिल होगा। लेकिन उन सेल को कोई फंक्शन करना है, कोई फंक्शन करना है, मतलब प्लांट में फोटोसिंथेसिस करना है, या कोई पर्टिकुलर फंक्शन करना है, तो फंक्शन करना और डिवाइड होना एक साथ नहीं हो सकता। अगर उनको कोई बहुत ही ज्यादा काम करना है, फंक्शन करना है, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म करना है, तो उनको डिवीजन को छोड़ना होगा। अंडरस्टैंड, डिवीजन को छोड़ना होगा। तो ये बनते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंशिएशन। सो डिवीजन स्टॉप डूइंग फंक्शनिंग। किसमें होता है, फॉर एग्जांपल हार्ट सेल इन एडल्ट। एडल्ट में जो हार्ट सेल होते हैं ना, उसमें डिवीजन नहीं होता, सेल साइकिल ही नहीं होता। डिवीजन नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ इंटरफेज में है, G1, S और G2 में है। वो इंटरफेज भी नहीं है,
क्योंकि उन्होंने पूरा सेल साइकिल एग्जिट किया है और वो डिफरेंशिएट हो गई है। मतलब उसको अगर आपका अपना खुद का काम करना है ना, हार्ट को बीटिंग का, कॉन्ट्रैक्शन का, तो उसके साथ साथ तो मतलब डिवाइड नहीं कर सकता। ओके, सो हार्ट सेल इन एडल्ट फॉर एग्जांपल वो डिफरेंशिएट हो गए हैं सेल, अभी वो सेल साइकिल में नहीं है। ठीक है, और अगर कोई सेल साइकिल में जाता है ना, कोई सेल G0 फेज में जाता है, तो एक तो ये हमेशा लाइफ टाइम के लिए उसमें रहता है, या अगर जरूरत पड़ी तो बाद में वो जीवन में आ सकता है। ओके, सो इफ required it can re-enter in, the cell can re-enter in G1 फेज, मतलब सेल साइकिल। G1 फेज मतलब सेल साइकिल कब रिक्वायर होता है? फॉर एग्जाम्पल टू रिपेयर द डैमेज टिश्यू, टू रिपेयर डैमेज टिश्यू और सेल्स या लॉस्ट सेल्स। इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, good night. Yes, sir. Yes, good night. It's Good Right, night. Yes, sir. Yes, good night. We are stopping here. Good night, sir. Good night.